अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनी पारस और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ने जो कल बयान दिया है बाग जना कराची में साना कारसाज के शहदा के जो जलसा था उन्होंने ये कहा है कि आज तो मुल्क में तारीखी महंगाई है। ये वादा नहीं कर सकते कि सारे हालात एक दिन में ठीक होंगे, लेकिन जब भी हमारी हुकूमत होगी वो अवाम दोस्त होगी। बिलावल भुट्टो साहब का ये भी कहना था कि आज भी मुल्क में आटे, तेल और पेट्रोल का बहरान है। मुल्क में जब अवामी नुमाइंदे होंगे तो अवाम के हक में फैसले करेंगे। ये भी कहा उन्होंने कि पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त पॉलिसी पे यकीन रखती है। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया, वो सब वादे उन पे यू टर्न हो गया। ये सिचुएशन कुछ अजीब सी है। और बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने अवाम के साथ वादे किए, रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मसाइल जो मुल्क के हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गए। अब ये जो बयान बिलावल साहब ने दिया है उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। और हमारे साथ कॉल पे मौजूद है वीर जी कोहली साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीर जी, क्या कहना चाहेंगे बिलावल साहब का जो ये बयान अभी मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा, आपने भी सुना, क्या कहना चाहेंगे? वीर जी, देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुस्तकिल मिजाजी से एक पॉलिसी के साथ चलती है और उसके साथ एक तजर्बेकार लोग हैं। और अभी देखो, जब इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है और बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन फिर आपने देखा कि वही लोग जो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वही टीम और वही लोग उन्होंने लगाए। तो वो ये है कि उनके पास कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई मुश्किल मिजाजी की पॉलिसी नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि एक प्रोसेस से चली है और वो 2-3 दफा गवर्नमेंट में रही है, तो उनके पास पिछला तजर्बा सारा मौजूद है। तो ये अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-3 साल रहे और उसके बाद आप कहें कि ये तजर्बा होना चाहिए, पहले हुकूमत में आने से पहले लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आप अगर आप नहीं समझते, नहीं आपका तजर्बा, तो फिर आप इस तरह क्यों करते हैं कि जो है वो लोगों को तजर्बे में डाल के और मुल्क का मैशत का बेड़ा गर्क कर दें, इदारों का तमाशा बना दें। सारे इदारे और सारे काम अभी तक हुए हैं, उसमें सवाए तमाशा के जो ऐसे इदारे या ऐसी अपॉइंटमेंट जो इससे पहले कभी भी इस तरह का तमाशा नहीं बना तमाम इदारों का। तो ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इससे मजीद अगर इनको टाइम दिया गया तो ये हमारे मुल्क की इदारों का जो कि ये इस तरह के जो तरीकेकार है, जो गैर आईनी अमल करते हैं, गैर कानूनी तरीकेकार इनका होता है। और ये हमेशा कहते थे एक पेज पे, और अभी आजकल देखें कि उनका वो जो पता नहीं कौन से पेपर था और कौन सा पेज था, अभी वो इख्तलाफात सामने आ गए। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारे जो वो इदारे हैं जिन पर इससे पहले कोई बात नहीं करता था, उनका तमाशा बना के रख दिया उन्होंने। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर पीपल्स पार्टी को इतनी वफाक से शिकायत है, जो आपने बातें की, बिलावल भुट्टो ने भी कल बातें की, तो फिर वफाक के साथ पीपल्स पार्टी मौजूद है, साथ बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं टेबल टॉक्स होती, क्यों नहीं बातें होती, क्यों नहीं इन मसाइल के हल जो है वो निकलते? नहीं, हम तो कहते हैं कि पार्लियामेंट में आ जाओ। हर बात का मामला जो है, हर चीज का हल जो है वो पाकिस्तान के आइन ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है। लेकिन इन्होंने जो आर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई है, हर चीज पे आर्डिनेंस, हर चीज पे आर्डिनेंस। आप मुझे एक बात बताएं, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या एज ए मीडिया पर्सन, आप मुझे बताएं कि इससे पहले कोई ऐसा जो खजाने का वजीर आपने देखा जो इस वक्त कोई पोजीशन ही नहीं है उसकी? एक आर्डिनेंस था, उसके बाद उसका वो टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन इस वक्त वो जो IMF के साथ बैठ के जो मुज़ाकरात और बातचीत हो रही है वो किस हैसियत से हो रही है? क्योंकि वो वजीर तो नहीं है इस वक्त, उनका जो ऑर्डिनेंस टाइम था उनका वो तो पूरा हो गया और ये लेकर नहीं आया पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये मजाक नहीं है, दुनिया जानती है। दुनिया जो है ना, जो सही माना में एक पॉलिसी के ऊपर चलते हैं लोग उनको इज्जत देते हैं, जो पॉलिसी को नहीं चलते, जो आइन को नहीं मानते और आइनी प्रोसेस के अंदर चल के नहीं आते, उनको लोग इज्जत नहीं देते हैं। ठीक है वीर जी, आप ये बताएं कि वफाक में या पार्लियामेंट में जब सारे पार्टीज मौजूद होती हैं तो सिर्फ एक दूसरे पर जो है इल्ज़ामात का एक सिलसिला चला हुआ होता है। जितनी देर का वो सेशन होता है, अवाम माइनस होती है, अवाम पर ना पीपल्स पार्टी कभी बात करती है, ना अपोजिशन बात करती है, ना हुकूमत के जो हुक्मरान है वो बात करते हैं। तो अवाम को कब शामिल किया जाएगा अपनी बहस में पार्लियामेंट में? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2010 में 16,000 लोगों को नौकरी दी। पॉलिसी और उनकी वजह से 16,000 लोगों को निकाल दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उनके साथ खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, पाकिस्तान पार्टी उनके
जो फैसला है उनके खिलाफ आगे भी गई है। लेकिन मसला ये है कि जिनके इनके रवैये हैं, ऐसे बात हो नहीं सकती थी। जरदारी साहब ने पहले दिन कहा था कि भाई मईशत और नैब का जिसका इनका रवैया है वो एक साथ नहीं चल सकते। सारे वो रवैये हैं, वो चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी बात की है उसने लोगों के वफाद की बात की है, लोगों को उनके जो उनके साथ उनकी गलत पॉलिसी है उनकी बात की है। अच्छा, असद उमर साहब का आज आपने बयान यकीनन मैं समझती हूँ सुना होगा कि उनका कहना है कि लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ये जो महंगाई की सिचुएशन है वो उसको कम किया जाएगा। आपका क्या कहना है इस हवाले से? सॉरी, देखिए, ये जब आए थे तो उन्होंने 90 डेज का कहा था। 90 डेज भी नहीं, जब वो नए नए आए थे तो उन्होंने कहा कि अगले दिन इमरान खान आएगा और सारी फाइलें मंगवाएगा और अगले दिन जो करप्ट है उनको टांग देगा, जो पैसा है 200 अरब बाहर पड़ा हुआ है वो लेकर आएगा, 100 किसी के मुंह पे मार देने से और 100 अवाम पे खर्च करने से। फिर जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं 100 दिन के अंदर करेंगे, 100 दिन के बाद उन्होंने कहा नहीं 3 महीने के अंदर करेंगे, 3 महीने के बाद ये चले गए 6 महीने पे, फिर 1 साल पे, अब 3 साल के बाद वो कह रहे हैं कि 50 साल में मिलेंगे तब जाकर करेंगे। क्योंकि पिछली हुकूमत ने, भाई पिछली हुकूमत पे आपने करना था तो फिर आपने इतने बड़े वादे क्यों किए लोगों को? सबसे पहले आप उनसे माफी मांगे, जिन्होंने आप गलत प्रोपेगेंडा करके आपने वो वादे किए थे लोगों से। ऐसा तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान मिला तो उस वक्त एक स्टेटमेंट दिखाए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जब कहा उन्होंने कहा हो कि भाई पाकिस्तान मुझे इस हालात में मिला है तो मैं नहीं संभाल सकता। जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला जब आधा मुल्क टूट चुका है, जुल्फिकार अली भुट्टो की एक स्टेटमेंट बताए जिसमें उन्होंने कहा कि आधा टूटा हुआ मुल्क मुझे मिला है तो मैं नहीं संभाल सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब पाकिस्तान मिला तो 10-11 साल का मार्शला था, सैकड़ों लोगों को गोश्त बनाया, क्या कहते हैं कोड़े लगे और पता नहीं क्या क्या। उसके बावजूद मोहतरमा ने कभी नहीं कहा कि मुझे ऐसे हालात में पाकिस्तान मिला है तो मैं नहीं संभाल सकता। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एक वजीर आलम को नहीं करनी चाहिए। एक वफाकी गवर्नमेंट के अंदर आप बैठे हैं और आप लोगों को क्या किस तरह की बातें करते हैं। मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, फिर कहता है कि जी देखो वो आप वफाकी वजीर आ जाए, शौकत तरीन को कहते हैं कि आप वफाकी वजीर लग जाए, आपके सारे नेब केस हम खत्म कर देते हैं। फिर वो एमएसटी स्कीम आती है, कहते हैं जो हमारे अपने दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको मैं एमएसटी की स्कीम दे रहा हूँ। इनके जो अभी वो जो अपना ये जो क्या कहते हैं जो पेपर आया अभी, तो उसमें भी कितने लोग इनके वफाकी वज़रा जो है अभी मौजूद हैं। जिससे पहले जो ये पेपर आया था तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था उसको भी उन्होंने नाअहल कर दिया था, लेकिन अभी इनके सारे वफाकी वज़ीरों के नाम बीच में है। इससे पहले पता नहीं कितने माफिया थे, चीनी माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया। और वज़ीरान में कहा कि मुझे पता है कि माफिया कौन है, मैं सबको जानता हूँ लेकिन मैं उसके नाम नहीं बता सकता। तो ये दोहरा मयार है और तासुब जो आप करते हो, स्पेशली सिंध के साथ। आप कहते हो कि जी सिंध मेरे पास नहीं है, फिर आप सिंध के हिस्से का पानी भी नहीं देते हो, एनएफसी अवार्ड का शेयर भी नहीं देते हो, और इसलिए नहीं देते हो तासुब परस्ती सिर्फ इसलिए करते हो कि सिंध में किसी और पार्टी की हुकूमत है, और सिंध के लिए आप कमेटी बना देते हो, कराची के लिए कमेटी बना देते हो, सिंध के लिए चले वीर जी, ठीक है। मुझे ये अभी आपने मुझे एक मिनट मुझे ये बताया कि कभी आपने पंजाब अफेयर के नाम की कोई मिनिस्ट्री सुनी? कभी आपने खैबर पख्तूनख्वा अफेयर की मिनिस्ट्री सुनी? कभी बलोचिस्तान अफेयर की मिनिस्ट्री सुनी? तो ये सिंध अफेयर कहाँ से आ गया? तो ये जो तासुब परस्ती आपकी है वो मुल्क को नुकसान देती है, मुल्क की इदारों को नुकसान देती है। ठीक है वीर जी, मुझे ये बताएं कि इतने सालों तक जाहिर है आपके पास मैंडेट है, इतने सालों से पीपल्स पार्टी रही है, पूरे सिंध को आप देख लें, पूरे सिंध को कराची से कश्मीर तक नज़र घुमा लें, नज़र आपको सब कुछ दिखेगा कि क्या बना हुआ है। क्या हाँ, हॉस्पिटल्स बनी हुई है, नो डाउट। हेल्थ के हवाले से पीपल्स पार्टी ने इतना क्लासिक और ज़बरदस्त काम किया है जो हम मानते हैं। उसके अलावा भी तो मसाइल हैं, कहाँ पीपल्स पार्टी ने उन पे नज़र रखी? ज़रा उसके हवाले से भी हमारे सामने ज़रा शेयर करें हमारे साथ। वो एक पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, हमारे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं। उनके लिए अभी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम दुआगो हैं, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने पोस्ट रखी कि देखो जी थर पार करके ये हालात है, यहाँ एनआईसीवीडी बनाया है लेकिन उसमें कुत्ते बैठे। वो गेट पे बाहर जो मेन गेट का होता है ना, वो साया था तो उसके नीचे कुत्ता बैठा हुआ था, उस पे वीडियो रखी और बड़ा तमाशा बनाया और वो कहा कि देखो जी यहाँ एनआईसीवीडी की बात करते हैं लेकिन कुत्ता बैठा हुआ है। अब ये मुझे कोट नहीं करनी चाहिए लेकिन सॉरी टू से, क्योंकि जब चीजों को देखने का जो जाविया और चश्मा तब्दील होता है ना, तब चीजें नजर आती हैं। फिर कुछ दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि पिछले हफ्ते की 10-12 दिन पुरानी बात है कि वो मिट्टी में ही था, वो मिट्टी का रहने वाला है, तो उसको वहां पर हार्ट अटैक आ गया। अब मिट्टी में खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो यहाँ हैदराबाद या कराची तक पहुंचने में उसके तो काम उतर जाए।
तो इत्तेफाक से वो उसके घर की शादी थी एनआरसी वीडियो, तो वो जाकर एडमिट हुआ। तो उसके बाद जो आधे घंटे के बाद जो उसकी वीडियो है ना, वो असल चीज है जो लोगों को दिखाती है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने क्या क्या और कहाँ कहाँ किया। थर पार कर वो दूर दराज इलाका जहाँ पर कोई तस्वर नहीं कर सकता कि वहां पर आपको दिल का डॉक्टर मिल सकता है, वहां पर दिल के बाईपास हो रहे हैं। तो आप जाकर देखें तो सही ना, जाहिर है जो नहीं देखना चाहता उसको कहीं भी नजर नहीं आएगी। वो दूर दराज इलाके में कुछ 30-32 के करीब वो जो एनआईसीवीडी हॉस्पिटल पूरा नेटवर्क बना है, ठीक है ठीक है वीर जी, यहाँ हॉस्पिटल। ठीक है, आपकी बात को हम किसी हद तक थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आवाम की ये शिकायत तो बहुत सारी, बिलावल भुट्टो साहब हो, मौलाना साहब हो, या पोजीशन हो, या वफाक की बात हम कर रहे हैं, पीटीआई की बात हम कर रहे हैं, सब ने अपने अपने मफादात को, सियासी मफादात को नज़र में रखा। आवाम कहीं भी नहीं। ये सवाल आवाम हर बार हर किसी से पूछती है, जवाब नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आवाम के सामने हम जवाबदेह हैं और हर 5 साल के बाद हम आवाम के पास जाते हैं और आवाम के सामने वो तो वोट के दिनों में जाते हैं ना सर, इलेक्शन के दिनों में जाते हैं ना, इलेक्शन के बाद सब ऐसे ही करते हैं ना। आवाम जो है, हम तो आवाम के सामने जवाबदेह है ना, हम किसी और पार्टी के सामने जवाबदेह नहीं है, हम तो आवाम के सामने जवाबदेह हैं। तो वीर जी साहब, आपसे आवाम ही पूछ रही है ना, ठीक नहीं होगी तो आवाम रद्द कर देंगे। नहीं तो आवाम रद्द ही तो कर रही है ना। आप रोज देख रहे हैं एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं हुकूमतों के खिलाफ, वफाक के खिलाफ, सिंध हुकूमत के खिलाफ, सबके खिलाफ। आप डेली न्यूज आप देखते होंगे। गवर्नमेंट ने तो हर दौर में नौकरियां दी हैं, हर दौर में नौकरियां दी हैं। और ये अपना जो वफाकी गवर्नमेंट है और फिर उनके इदारे हैं जिनको वो यूज कर रहे हैं अपनी पॉलिसी के तहत, और वो इदारे खुद बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बता चुके हैं कि ये नेब और फलाना फलाना ये सारे इदारे जो हैं वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और खुद जो नेब का और एफआईए का जो चेयरमैन वगैरह, डायरेक्टर वगैरह, वो खुद बता चुके हैं कि नियाजी साहब में बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आप इतने लोगों को टांग दो। वो कहते हैं भाई यहाँ कानून है, आइन है, किस तरह कैसे हम करेंगे, कैसे लोगों को टांगते हैं। तो वो कहते हैं कि जी देखो, सऊदी अरब का जो बादशाह है वो तो ऐसे करता है, वहाँ वो कहता है वहाँ शहनशाहियत है, यहाँ पर पार्लियामानी निजाम है, कानून है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा वीर जी साहब, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने नौकरियां दी है, ठीक है, बेरोजगारी, फिर भी बेरोजगारी मुझे लगता है कि हर जगह बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। कहाँ कम हुई है, किसको नौकरियां मिली है, क्यों लोग चिल्ला रहे हैं? नहीं, ये जो अभी निकाले हैं कोर्ट ने, हम कोर्ट के लिए बहुत इज्जत है, उन्होंने फैसला है, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस के कानून के तहत 2010 में 16,000 लोगों को कंफर्म किया। अब इस वक्त इस बेरोजगारी में जहां पर महंगाई है, सारा कुछ है, तो उसके दौर में आप कैसे इस तरह का एक ऑर्डर के तहत आप 16,000 लोगों को बेघर कर सकते हैं? उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, उन्होंने मुझे ये बताएं कि जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इस वक्त बंद है और उसको कोर्ट ने, इदारों ने बैन किया। मुझे बताएं कि बाकी सूबों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, बाकी सूबों के, वो सारे ठीक काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने ये क्यों किया, कोर्ट के लिए बहुत इज्जत है, कोर्ट जो भी करे हमारे सर आंखों पर। लेकिन आप एक सूबे को किसी और नजर से देखें और बाकी सूबों किसी और नजर से देखें तो फिर ये जाहिर है फर्क पड़ता है। अब हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन ही बंद है तो हम क्या करें आगे जाके? सर, मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ, यूँ समझ लें कि आवाम का सवाल आपके सामने वीर जी साहब रख रही हूँ कि मेरिट को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी जाती? अगर नौकरियों की बात होती है या दूसरे मसाइल होते हैं तो पर्ची सिस्टम आ जाता है कि भाई फला मिनिस्टर है हमारा, फला जो है वो सूबाई वजीर है, फला हमारा कल्चर का वजीर है, उनकी पर्चियाँ होती हैं, उन पे आ जाते हैं, तो मेरिट कहीं नहीं दिखाई देती। अभी IBA के इम्तिहान हुए, आपके सामने है सारी सिचुएशन भी, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी 40,000 मुलाजमों की जो टेस्टें हुई हैं, उसमें जो एजुकेशन के मिनिस्टर है उसने चैलेंज किया है पूरे मीडिया को और सिविल सोसाइटी और सबको चैलेंज किया है कि मुझे एक कोई बंदा दिखा दे जो मेरा जानने वाला या कोई रिश्तेदार, सिर्फ एक मुझे दिखा दे, तो उन्होंने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा। तो आपको उससे कम से कम कोई एविडेंस तो हो ना, मैं ऐसे क्या बोलेंगे भाई सिफारिश पे। वो बहुत सारे उनके अपने जो स्टाफ के मेंबर हैं उनके भी बच्चे जो है वो फेल हो गए PSP और CSP में। ठीक है, बहरहाल वजीर साहब का जो हमारे सूबाई वजीर हैं उन्होंने जो चैलेंज किया है उसका जवाब सोशल मीडिया पे लोगों ने दिया है। थैंक यू वीर जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो गया है, थोड़ी देर के बाद फिर ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो के कल के बयान के हवाले से कि हुकूमत पे, वफाक पे उन्होंने
सख्त किस्म की तनकीद की है। इस हवाले से बात हमारी हो रही है और सीनियर तज्ज़ियाकार नय्यरुद्दीन साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने शायद सुना होगा बयान बिलावल साहब का कल, जो उन्होंने बोला है, सख्त किस्म की तनकीद की है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वादे किए, उनमें कोई असर नहीं था, ना नौकरियां मिली ना घर मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, बिलावल भुट्टो साहब की बात तो सच होगी, लेकिन उसमें अब अगला ये देखता है कि भाई तुम्हारे पास जो सिंध गवर्नमेंट है वो 30-35 साल से चल रहा है काम, तुमने सिंध में कौन से चांद चढ़ाए हैं? तो इस वजह से जो भी वो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी पीछे ना हो तो क्रिटिसिज्म इन इटसेल्फ डाइल्यूट हो जाता है। आई एम नॉट डिफेंडिंग इमरान खान। इमरान खान ने जो वादे किए थे, जाहिर है वो कुछ भी उसमें से उन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन चंद एक काम उनके ऐसे हैं जिनको कि मतलब ये है कि फिजिकली आप देखें तो बड़ा अप्रिशिएबल है। एक तो ये कि केपीके में उन्होंने तकरीबन तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए, ये तो मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो पंजाब में भी लोगों को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, और इस हद तक मैंने खबर सुनी थी कि इसमें कोई अमीर और गरीब की तशखीस नहीं होगी, 7 लाख रुपए का हर कोई इलाज करा सकता है एक साल में। वो ये है कि चाहे वो कह रहे थे कि हम शहबाज शरीफ साहब को भी ये कार्ड देंगे कि वो भी इलाज करें। तो जो जिसे कहते हैं ना, वेयर द क्रेडिट इज ड्यू इट शुड बी गिवन। बट ओवरऑल बिलावल भुट्टो ने जो बातें की हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करता। इन लोगों ने सबसे जो इनका बड़ा क्राइसिस है वो ये है कि जॉब्स नहीं दे सके। जॉब्स क्या देनी थी, इन्होंने जॉबलेसनेस क्रिएट की। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इनसे अवाम के लिए जो एक सबसे बड़ी मुसीबत है महंगाई, उसको कंट्रोल नहीं कर सके। महंगाई सिर्फ खाने पीने की नहीं है, महंगाई जो है वो बिजली में भी है, महंगाई जो है वो गैस में भी है, और महंगाई जो है वो स्कूल की फीस में भी है। जिन लोगों ने ये चीजें करनी होती है ना, उनसे पूछे कि वो गुजारा किस तरह कर रहे हैं। अब तो अच्छे भले लोग जो एमफिल वगैरह तक हैं, वो बेचारे पीएन की नौकरी करने को तैयार हैं कि जो हमें नौकरी दे दें, आप चाहे पीएन की दे दें। ये लेवल ऑफ डी जनरेशन हो गई है यहाँ। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले वीर जी कोहली भी हमारे साथ थे, उनका कहना था कि बेरोजगारी को पीपल्स पार्टी ने खत्म किया। क्या कहेंगे आप, क्या ऐसा वाकई हुआ? देखिए जी, बेरोजगारी को पीपल्स पार्टी ने क्या खत्म किया कि जी अगर उन्होंने इसमें पीआईए में जॉब दे दी, बाद में पता चला सारी इलीगल जॉब्स थी। फिर उसके बाद गिलानी साहब ने, अगर नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, जब उन्होंने पता चला कि जी सारी इलीगल जॉब्स दी थी, वो बेचारे जेल में भी रहे, ये सबको पता है। तो ये क्या जॉब्स दी इन्होंने इनके दौरों में? तो आप इनके और नवाज शरीफ के दौर में देखें, सबसे बड़ा क्राइसिस ये हुआ कि स्टील मिल बंद रही है। स्टील मिल लॉस में गई और फिर बाद में बंद हो गई। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा होता जिसमें कि लोगों को जॉब मिलती तो फिर अच्छी बात होती, लेकिन बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आया। हालांकि मुझे समझ में नहीं आती, इतनी मोटरवेज बन रही हैं, इतनी मतलब ये है कि नॉर्थ साउथ की सड़कें बन रही हैं, बिजली घर बने हैं, बिजली आई है, एक्सेस बिजली आई है, लेकिन जॉब कहाँ गई है? या तो ये है कि इस वक्त जॉबलेसनेस का इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये थोड़ी बहुत जॉब जो मिली है, इससे फर्क ही कुछ नहीं पड़ा। इट्स सच ए ह्यूज क्राइसिस। ठीक है। अच्छा नैयर साहब, मुझे ये बताएं कि इतनी जो एक दूसरे पर सिर्फ तनकीद और तनकीद, सिंध की वफाक पे, वफाक की सिंध पे, हुआ कुछ नहीं, तो इस तनकीद का नतीजा क्या निकलेगा? भुगतती तो आवाम ही है ना, परेशानी तो आवाम की है, जो माइनस है। आप सही कह रही है। एक तो आवाम जो है ना, हर दौर में उसने पहले से ज्यादा नुकसान उठाया। एग्जैक्टली। एक और दूसरी बात यह है कि हर दौर में इंसान कानों को हाथ लगाता है कि हमें ये जमहूरियत नहीं चाहिए। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, मैंने कई दफा लिखा है कि मुल्क की प्रायोरिटी क्या है। आपने 73-75 साल जमहूरियत का रोना रोया, और उसके बाद मुल्क जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे गया। पीछे किस तरह गया कि हमसे पहले से ज्यादा कर्जे बढ़ गए ना। तो हम पीछे ही गए ना, आगे तो नहीं गए। तो इसकी मिसाल अगर आप देखें इसकी, मैं दूंगा सिंगापुर की, कि उन लोगों ने क्या किया। उनका मॉडल जो था वो ये था कि डेवलपमेंट पहले, पॉलिटिक्स बाद में। एग्जैक्टली। और वहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स को एक तरफ दफन कर दिया। कोई दूसरी पार्टी, कोई मुखालफत, कुछ नहीं। ईमानदार ऊपर क़यादत आई ली कुआन यू, और उसने अपने मिनिस्टर्स को भी, जनाब अगर वो बेईमान निकले तो उनको भी जेल में भेज दिया। ये सारी बातें जो हैं, इस तरह के पाकिस्तान में तो काम नजर नहीं आते। पाकिस्तान में क्या है कि सबसे
पीछे आपकी डेवलपमेंट है और सबसे आगे पॉलिटिक्स है। सर आप अंदाजा कर लें नैयर साहब के महीने में 2 बार पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाती हैं, कहीं सुना है आपने? तकरीबन हर महीने बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और इस दफा आप गैस का बिल देखिएगा, लोग कानों को हाथ लगाएंगे कि हम गैस नहीं ले सकते। तो फिर आवाम जो है, लोग जो है वो लाइफ में और है क्या एग्जैक्टली। अलावा तो आप स्टोन एज में हैं। तो स्टोन एज दिया है इन्होंने जमहूरियत ने हमें नहीं ऐसी जमहूरियत चाहिए, हमें एक ऐसा निजाम हुकूमत चाहिए जिसमें कि आपको अवाम को ये इतना मतलब अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं, इतने इस अवाम में मेहनत है, इसने दुनिया के हर मुल्क को जाके बनाया है। अमेरिका से लेके आप देख लें ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तानी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और सारा उन्होंने दुनिया को बना के दिया। इंग्लैंड बनाया है इन लोगों ने, हमारे एक्सपैट्रिएट्स ने जो कि मतलब यहाँ से लेबर के तौर पे गए और सारा कुछ, लेकिन अल्लाह के फजल से वहाँ मेहनत की है। तो नैयर साहब क्या हम ये कह सकते हैं कि गुर्बत को खत्म नहीं करना, गरीब को खत्म करना है? 100%। इसलिए कि पाकिस्तान में इलीट कैप्चर हो चुका है। आप ये देखें कि आज अगर डॉलर जो है वो 172-73 रुपए का अगर हो गया है तो वो उसका फायदा जो है ना, वो फायदा तो सीधा उन लोगों को जा रहा है ना जिन्होंने डॉलर स्टॉक किए हुए। हमने तो डॉलर स्टॉक नहीं किए, तो हम लोग जो है हमारे पास तो पाकिस्तानी करेंसी है, हम लोग नीचे जा रहे हैं और वो लोग ऊपर जा रहे हैं। जो बात की इलीट कैप्चर की वो ये है कि तकरीबन 2 से 3% लोगों ने इस मुल्क को इस वक्त इलीट का एक कैप्टिव बनाया हुआ है और हम लोग जिसे कहते हैं ना कि इलीट के एक सही माने में मग़वी बने। बिल्कुल। अच्छा बिलावल साहब की एक बात मुझे समझ नहीं आई, मैं चाह रही थी कि आप जरा समझा दें। उनका एक जुमला जो मैंने सुना उसमें उनका कहना था कि अगर हमारी हुकूमत हुई तो वो अवाम दोस्त होगी। इस जुमले का जरा मुझे मतलब समझाएं, मैं समझ नहीं पाई। देखिए जुमले का मतलब तो खैर वही बेहतर बताएंगे, लेकिन अगर हमारी हुकूमत हुई तो हाँ, तो उन्होंने ये बात देखे ना, उन्होंने एक बात इस सेंस में की कि इसको शायद आगे भी लिंक किया था कि हम पहले दिन तनख्वाहें बढ़ा देंगे। ये उन्होंने कहा हम पहले दिन तनख्वाहें बढ़ा देंगे। मे भी उनका लिंक इससे, लेकिन इसको तो छोड़ देना आप कि अगर हमारी ऑलरेडी जो 30-35 साल से आपकी कराची में हुकूमत है, सिंध में हुकूमत है, वहाँ आपने कौन से चांद चार लगा दिए? शहद और दूध की नहरें बह रही हैं इस वक्त सिंध में, मुझे बताएं आप। बिल्कुल। और कराची सिंध ही है, पूरे सिंध की, कराची से कश्मीर तक सिंध है, तो उसकी हालत तो सबके सामने है। कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। दावा करेंगे कि जी अगर हमारी हुकूमत आई भाई तुम्हें तो हमने एक जगह देख लिया कि तुमसे कंटिन्यूअस हुकूमत, ये नहीं तुम कह सकते कि जी तसलसल नहीं था, तसलसल तो रहा है लगातार। बिल्कुल। और उस तसलसल में अगर आप ये कहें कि जी हमसे, आप देखें 2007 ऑनवर्ड किसकी हुकूमत है? इन्हीं की हुकूमत है और तो किसी की हुकूमत नहीं है। 7 से 21 यानी 14 साल से इस वक्त लगातार हुकूमत है और इससे पहले भी 14-15 साल तुम्हारी हुकूमत थी। तो 30-35 साल हुकूमत करके आप कराची को पीछे ले गए हैं, सिंध को पीछे ले गए, आगे तो नहीं ले गए। तो मैं आपको बताऊं कि ये लोग डिजर्व नहीं करते गवर्नमेंट करना। अब कौन डिजर्व करता है? अब वही लोग डिजर्व करते हैं कि जिन्होंने पहले कोई ऐसा गन नहीं खोला। इन सब लोगों को मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पाबंदी लगनी चाहिए कि 10 साल तक आप मुल्क में ये कहें कि जनाब ये जो मुल्क है इसको हम पहले तरक्की की तरफ देखेंगे, सियासत बाद में। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जी एक आपका है ये डैम बनने का, कालाबाग डैम, कि जी सियासत में वो रुल गया, वरना तो शायद ज़ियाउल हक भी बना लेते। लेकिन क्या है कि सियासत की वजह से आप डेवलपमेंट, ये क्लासिकल मिसाल है कि वी हैव पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। हमने जो छकड़ा है उसको घोड़े के आगे बांध। चले मुझे ये बताएं नैयर साहब, अभी आपने पानी की बात की, डैम की बात की। डैम जिस वक्त में प्लान किया गया था उस वक्त की आबादी और इस वक्त की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि उस वक्त एक डैम बड़ा जरूरी था बनना जो कि नहीं बना, और उसके बाद आप देखें कि कितना बड़ा गैप आया, और अब उस 30-40 साल के गैप के बाद हमने डैम बनाने शुरू किए। तो डैम बनाने शुरू किए, ये भी डैम जो है आजकल में तो नहीं बनेंगे, दे विल टेक 5 to 7 to 10 years। तो अभी तो मेरा मतलब ये जो बड़े मंसूबे होते हैं ये बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, खास तौर पर डैम। तो इनके लिए तो आपको वक्त चाहिए। अगर 80s में ज़ियाउल हक बनाते तो शायद बेनज़ीर हुकूमत
जब आई थी 90s अर्ली में, तो उस वक्त शायद उसका इफ्तिताह होता कालाबाग डैम का। ठीक है। अच्छा नैयर साहब, ये बताएं कि वफाक ने, खान साहब ने हमेशा हाँ दी होंगी सहूलतें, मैं नहीं समझती इतने अवाम उनसे खुश है, फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमेशा सिंध क्यों माइनस किया उन्होंने, सिंध को क्यों इग्नोर किया? हर हवाले से बात कर रही हूँ, खान साहब ने सिंध को प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखा? मैं तो इस पे बड़ा हैरान हूँ कि देखें, खान साहब को जितना सिंध ने वोट दिया, जितनी सीटें सिंध से मिली, कराची जिस तरह आपने फरमाया ना सिंध है, पहले सिंध है फिर कराची है, ये नहीं कि पहले कराची नहीं, कराची सिंध का हिस्सा है, दिल है। हाँ एग्जैक्टली, पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोविंस। तो आपको कराची में अगर सीटें मिली हैं, आप और काम करें तो ताकि आपको आगे जाके वहाँ पर आपको इंटीरियर सिंध में भी सीटें मिले। लेकिन सूरत हाल ये है कि कराची में सिवाय सियासत के कुछ नहीं हो रहा। मैं बार बार ये कहूंगा कि डोंट पुट सियासत बिफोर द हॉर्स, डोंट पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। हॉर्स को, डेवलपमेंट को आगे रखें, कार्ट को पीछे रखें। तो ये तभी होगा ना सर, जब मिल बैठ के पूरे मुल्क को नजर में रख के कोई हिकमत अमली जोड़ी जाएगी, ये तभी मुमकिन होगा कि सारे हुक्मरान एक पेज पे अपने मुल्क के मफाद के लिए खड़े होंगे, तभी कुछ हो सकेगा। 100% आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ कि बलूचिस्तान में पीटीआई की मतलब दोस्त गवर्नमेंट थी और है अभी भी, और इसी तरह केपीके में 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर भी बज़ाहिर देखें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे आप कहें कि उन्होंने 4 चांद लगा लिए। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर हेल्थ कार्ड दे दिए, वो अपनी जगह, लेकिन हेल्थ कार्ड जो है वो रोटी का नेमुल बदल नहीं है। लोगों को रोटी गवर्नमेंट से नहीं चाहिए। इमरान खान ये समझते हैं कि ये इस तरह से पनागाहें बना के लोगों को खाना देने से ना शायद ये मसला बेरोजगारी का और बेघर होने का हल हो जाए। ये इस तरह हल नहीं होगा। ये तो आप एक मतलब अगर सोचते हैं तो वो भी आपकी गलत सोच है। आपने वादा किया था कि मैं घर बनाऊंगा, आपने किस बेस पे वादा किया था, पहले तो ये बताएं। बिल्कुल, आपने 50 लाख घर बनाने की जो बात की थी, क्या सोच समझ की थी? आप बता देते कि जी 50 साल में बनेंगे, हाँ कोई टाइम पीरियड बता देते। बिल्कुल, उस वक्त तो आपने उसी तरह 4 चांद दिखाए ना, मतलब हमें जैसे कहते हैं सब्ज बाग दिखाए, जैसे अब ये भुट्टो साहब दिखा रहे हैं, ये बिलावल साहब दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपको आते ही पहले दिन तनख्वाहें बढ़ा देंगे। बिल्कुल, तो भाई मेरे, तुमने जो ऑलरेडी गवर्नमेंट है उसमें क्या किया ये बताओ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, वफाक ने तो ऐसे ही बम गिरा दिया है महंगाई का, पेट्रोल का, और सारी चीज़ें, चीनी हो, आटा हो, जो भी चीज़ें हैं आवाम खाने को, बिजली है, गैस है, तो आवाम जो है वो परेशान है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर रहे हैं कि खाने के लाले पड़े हुए। तो वहाँ पर क्या वफाक को या सिंध हुकूमत को दिखाई नहीं दे रहा कि इतना बड़ा लॉस हो रहा है? बिल्कुल, ये लोग बेहिस हुए हैं। और क्या, पाकिस्तान में बेशुमार अदारे ऐसे हैं, बशमूल मीडिया, मैं आपके मीडिया के उस पर कह रहा हूँ, जहाँ पे लोगों को वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिलती, लोगों को बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अगर वो फर्ज करें 50,000 डिजर्व करते हैं तो उनको 20,000 तनख्वाह मिलती है। एग्जैक्टली, हाँ मेरी बात समझी। तो मतलब ये है कि हर एंगल से अगर आप देखें तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है गरीब की, और अमीर जो है वो अमीर हो रहा है। बिल्कुल नैयर साहब, थैंक यू, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और ये इतनी अहम बातें हैं कि अगर मेरे घर में खाने को नहीं है तो मैं किसी भी कार्ड का क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो आवाम को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आवाम को इस वक्त मेन चीज़ जो है वो जो खाना है वो चाहिए, बच्चों की परवरिश चाहिए, बच्चों की अपनी सेहत चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर बुनियादी सहूलियात आवाम को नहीं होंगी तो उनको सरोकार नहीं है कि हुकूमत में क्या चल रहा है, हुक्मरान क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको ये सरोकार नहीं है। और एक दिन शायद ऐसा आए आगे चल के कि ये सब परेशानी में और ख़तरनाक सिचुएशन हो जाए, तो हुकूमत को सोचना चाहिए, वफाक हो या सिंध हुकूमत हो, सबको आवाम के लिए सोचना चाहिए। इंशाल्लाह। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।